उसे महाशक्तिशाली अकादमी भर्ती कराना होगा। पिताजी, निया अभी अभी स्वस्थ हुई है और आप तुरंत ही उस पर इतनी जिम्मेदारियां डालना चाहते हैं। मुझे डर है कि ये उचित नहीं होगा। क्यों न परिवार के अन्य शिष्यों को उसके साथ लगा दिया जाए ताकि उसे ट्रेनिंग के लिए भी समय मिल सके। निशा के पति ने तुरंत सिद्धांत जी का समर्थन किया। भले ही उनके और सिद्धांत जी के संबंध मधुर नहीं थे, पर उस क्षण दोनों की सोच एक जैसी थी। निया तो बस जटायु की धारक मात्र थी। उसकी अपनी शक्ति लगभग न के बराबर थी और शायद यही बात उनके लिए लाभदायक थी। भले ही वे स्वयं जटायु को प्राप्त न कर सके हों, पर उनके अपने बच्चे तो आगे चलकर परिवार के प्रमुख का पद पा सकते थे। उस स्थिति में निया का काम केवल जटायु को साधे रखना और आवश्यकता पड़ने पर अन्य परिवारों के पौराणिक पशुओं से निपटने के लिए उसे आदेश देना भर रह जाता। वे उसे जटायु की स्वामिनी से अधिक एक पात्र, एक साधन के रूप में देख रहे थे। तो क्या हुआ अगर उसने जटायु प्राप्त कर लिया? वो अब भी साधारण थी। उसकी अपनी शक्ति इतनी क्षीण थी कि वो प्रमुख के पद की अधिकारी नहीं मानी जा सकती थी। निया एक और चुपचाप बैठी उनकी बातचीत सुन रही थी। भीतर ही भीतर वो इन दोनों बुजुर्गों की भली भावना पर ठंडी हंसी हंस रही थी। कितनी दया उमड़ रही थी उनके मन में। यदि वह उनके इरादों को न समझ पाती तो उसका पिछला जीवन व्यर्थ गया होता। वे बस उसे जटायु परिवार की एक कठपुतली बनाना चाहते थे ताकि आगे चलकर उनके अपने बच्चे प्रमुख का पद पा सके। वे इतने निडर इसलिए थे क्योंकि सच तो ये था कि निया की शक्ति अभी अत्यंत कमजोर थी और वो अन्य 4 परिवारों के प्रमुखों का सामना नहीं कर सकती थी। दूसरा कारण ये कि उसके माता पिता अब इस संसार में नहीं थे और उसके पीछे कोई मजबूत पारिवारिक सहारा भी नहीं था। क्या उन्हें लगा कि वो अब भी वही बेबस लड़की है जिसे कोई भी दबा ले? निया ने मन ही मन सिद्धांत जी और निशा के पति की बातों को गांठ बांध ली। एक दिन वह उन्हें इन इरादों की कीमत अवश्य चुकवाएगी। सभा में उपस्थित सभी लोग धीरज जी के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। सिद्धांत जी और निशा के पति को कोई विशेष चिंता नहीं थी। वे जानते थे कि धीरज जी का निया से कोई विशेष स्नेह नहीं रहा है और फिर उनकी बातों में स्वार्थ भले हो, पर वे तथ्य ही तो रख रहे थे। क्या कोई साधारण लड़की इतने प्रतिष्ठित प्रमुख पद को संभाल सकती है? धीरज जी लंबे समय तक मौन रहे। उनकी दृष्टि निया के मुस्कुराते चेहरे पर टिक गई। उसके चेहरे की बनावट भले उसके माता पिता से न मिलती हो, पर उसकी मुस्कान में उन्हें अपने पुत्र की हल्की झलक दिखाई दी। अपने बेटे की याद आते ही उनका मन भारी हो गया। उन्होंने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, जब निया को भविष्य में परिवार का प्रमुख बनना है तो उसे इन कठिनाइयों से अभी से गुजरना ही होगा, अन्यथा वो आगे चलकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाएगी? धीरज जी ने अंत तक निया का साथ दिया। सिद्धांत जी और निशा के पति धीरज जी की इस दृढ़ता से स्तब्ध रह गए। यहां तक कि निया स्वयं भी उलझन में पड़ गई। उसके दोनों कपटी चाचाओं की बातों में तर्क तो था। धीरज जी के स्वभाव को देखते हुए वे सामान्यतः उनकी सलाह मान लेते, पर आज तो जैसे सूर्य पश्चिम से उगा था। धीरज जी उसके पक्ष में खड़े थे। क्या ये सब जटायु के कारण था? पर वो तो केवल जटायु की धारक थी। उसे इतना महत्व देने की क्या आवश्यकता थी? निया धीरज जी के इस व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। पिताजी, निया जादू या शारीरिक साधना में प्रशिक्षण नहीं ले सकती। यदि आपने उसे प्रमुख पद पर बैठा दिया तो भविष्य में। सिद्धांत जी आगे कुछ कहना चाहते थे, पर धीरज जी ने अधीर होकर उन्हें बीच में ही रोक दिया। वो मेरी पोती है। यदि वो जादू या शारीरिक साधना नहीं कर सकती तो क्या इस संसार में अपने बचाव के और कोई उपाय नहीं है? मूर्ख! धीरज जी का स्वर क्रोध से भर उठा। अपने पुत्रों के बार बार विरोध ने उन्हें नाखुश कर दिया था। मैं निर्णय ले चुका हूं। अगले महीने महाशक्तिशाली अकादमी में प्रवेश आरंभ होगा। उस समय मैं निया को औषधि और दवाई निर्माण विभाग में भर्ती कराऊंगा। सभा में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। औषधि निर्माण विभाग? क्या धीरज जी सचमुच कोई ऐसा मार्ग देख चुके थे जो सबकी समझ से परे था? और क्या यही निर्णय आगे चलकर
पांचों महान परिवारों के संतुलन को हिला देने वाला था। सब जानेंगे आगे के भाग में। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। चैप्टर: धीरज ने क्या छुपाया है कोई राज। औषधि बनाने की कला। जटायु परिवार के सभी सदस्य एक साथ हाफ उठे। यदि जादूगर और शारीरिक साधना करने वालों से भी अधिक किसी पद को लोग महत्व देते थे तो वो था औषधि निर्माता, जिसे हकीम भी कहा जाता है। औषधि निर्माता स्वयं तो शारीरिक रूप से कमजोर होते थे, पर उनके पास अद्भुत और चमत्कारी पोषण बनाने की क्षमता होती थी। एक उच्च स्तर का औषधि निर्माता जो उन्नत पोषण तैयार कर सके, वो अनगिनत शक्तिशाली लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। भले ही उनके पास स्वयं लड़ने की प्रबल शक्ति न हो, पर उनके संबंध अत्यंत मजबूत होते थे। अधिकतर लोग किसी जादूगर को नाराज करना पसंद कर लेते, पर किसी उच्च स्तर के औषधि निर्माता को नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि यदि उन्होंने किसी औषधि निर्माता को क्रोधित किया तो उन्हें उसके पीछे खड़ी शक्तिशाली ताकतों के घेरे का सामना करना पड़ेगा। स्पष्ट था कि धीरज जी निया को युद्ध कौशल की राह छोड़कर मजबूत संबंधों की राह पर चलाना चाहते थे। यदि वो भविष्य में एक उच्च स्तर की औषधि निर्माता बन जाती तो उसके द्वारा तैयार किए गए पोषण अनेक प्रभावशाली शक्तियों और विशेषज्ञों को आकर्षित करते, और यदि उसके पीछे ऐसा सहारा होता तो अन्य 4 प्रतिष्ठित परिवार जटायु परिवार को उकसाने से पहले 100 बार सोचते। उन्हें निया से निपटने से पहले उसके संबंधों की ताकत का विचार करना पड़ता। पिताजी, क्या आप मजाक कर रहे हैं? निशा के पति के होंठ बुरी तरह फड़क उठे। कई लोग औषधि निर्माता बनना चाहते थे, पर सफल बहुत कम होते थे। इस मार्ग की शर्तें जादू या शारीरिक साधना से भी अधिक कठिन थी। केवल प्रबल मानसिक शक्ति ही नहीं, बल्कि अत्यंत सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता भी आवश्यक थी। स्वभाव स्थिर होना चाहिए, और सबसे बढ़कर औषधि विद्या में स्वाभाविक प्रतिभा। अन्यथा सब कुछ केवल खोखली बात रह जाती। यदि औषधि निर्माता बनना इतना आसान होता तो रंगून साम्राज्य में पोषण इतने ऊंचे दामों पर क्यों बिकते? निया तो स्वस्थ होने से पहले मूर्ख मानी जाती थी। फिर धीरज जी को यह विश्वास क्यों था कि वो सेंट लॉरेंट अकादमी के औषधि निर्माण विभाग में प्रवेश पा सकेगी? धीरज जी ने ठंडी दृष्टि से निशा के पति की ओर देखा और कठोर स्वर में बोले, आजकल तुम्हारा साहस कुछ अधिक ही बढ़ गया है। अब तुम मेरे निर्णय पर भी प्रश्न उठाने लगे। निशा के पति ने तुरंत मौन धारण कर लिया। तुम में से किसी को भी मेरे निर्णय पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। और सब ध्यान से सुन लो, मैंने तय कर लिया है कि निया ही मेरी उत्तराधिकारी होगी। यदि किसी ने इस विषय में एक भी व्यर्थ शब्द कहा तो अपना सामान बांधकर परिवार की अन्य शाखाओं में चला जाए। धीरज जी क्रोध में उठ खड़े हुए। उनकी तेज दृष्टि सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति पर घूमी, जैसे स्पष्ट चेतावनी दे रही हो। उस एक विस्फोट के बाद सभी शिष्य तुरंत संयमित हो गए। निया एक ओर बैठी ये सब देख रही थी। उसके लिए यह स्वीकार करना कठिन था कि धीरज जी ने इस प्रकार उसका पक्ष लिया। यदि उसे सही स्मरण था तो धीरज जी और निया के बीच कभी विशेष निकटता नहीं रही थी। केवल जटायु के कारण इतना समर्थन देना भी तर्कसंगत नहीं लगता था। अचानक निया के मन में एक विचित्र विचार उठा। भले ही धीरज जी सामान्यतः उस पर अधिक ध्यान नहीं देते थे, पर दूसरों की सलाह के बावजूद उन्होंने उसे कभी घर से निकाला नहीं। भोजन और वस्त्र की व्यवस्था भी हमेशा होती रही। निया को यह भी अजीब लगा था कि उसके स्वास्थ्य की जांच के लिए अमन जी को भेजा गया था। अमन जी धीरज जी के सबसे विश्वसनीय वैद्य थे। उसके लिए सामान्य परीक्षण की आवश्यकता थी, पर इतनी बड़ी हस्ती को भेजना क्या सच में आवश्यक था? क्या धीरज जी की कठोरता के पीछे कोई अनकहा स्नेह छिपा था? और यदि सच यही था तो आने वाले समय में ये संबंध किस मोड़ पर जाकर ठहरेगा? ये सोचकर ही भविष्य धुंधला और रहस्यमय प्रतीत होने लगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। धीरज जी के ट्रेनिंग रूम में पता नहीं क्यों, लेकिन निया को अभी भी लग रहा था कि धीरज जी ने जरूर कोई बात उससे छुपाए रखी होगी, वरना क्यों बेवकूफ और निकम्मी होने के बाद उससे इस परिवार में अब तक रखा था।
सभी सुराग उसके मन में एक दूसरे से जुड़ते चले गए और विचार धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। वह अभी इसी सोच में डूबी थी कि तभी धीरज जी ने उसे पुकारा। सिद्धांत, तुम देवभूमि से आने वाले अतिथियों के स्वागत की जिम्मेदारी संभालो। अमन, यदि जटायु की कोई भी इच्छा हो तो उसे तुरंत पूरा किया जाए। बाकी सब लोग अपने अपने कार्य पर लग जाओ। निया, तुम मेरे साथ मेरे अध्ययन कक्ष में चलो। यह पहली बार था जब निया धीरज जी के ट्रेनिंग कक्ष में गई थी। कमरा सादा और बिना किसी आडंबर के था। एक बड़ी अलमारी थी जिसमें प्राचीन ग्रंथ ठूस ठूस कर भरे थे और एक मेज रखी थी। जटायु परिवार अत्यंत समृद्ध था, पर धीरज जी का जीवन ढंग आश्चर्यजनक रूप से सरल और सादा था। वह मितव्ययी थे, पर परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कभी अन्याय नहीं करते थे। बैठ जाओ, धीरज जी ने मुस्कुराते हुए निया की ओर देखा। निया ने आज्ञा मानी और बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि धीरज जी उसे यहाँ क्यों लाए हैं, इसलिए वह शांत होकर उनके बोलने की प्रतीक्षा करने लगी। धीरज जी ने अपनी मेज के पीछे से एक चित्रित पट खोला और निया को थमा दिया। निया ने उसे फैलाया। उसमें एक दंपति का चित्र था जो साथ साथ खड़े थे। पुरुष 20-22 वर्ष का प्रतीत होता था और उसका रूप अर्णव से 100 गुना अधिक आकर्षक था। भले ही वह केवल एक चित्र था, पर उसका सौम्य और सुरुचिपूर्ण व्यक्तित्व जीवंत सा प्रतीत हो रहा था। उसकी मुस्कुराती आंखें किसी का भी मन जीत सकती थीं। उसके साथ खड़ी स्त्री कोमल और नाजुक लग रही थी। वह अत्यंत सुंदर थी, बड़ी, चंचल आंखें और संतुलित, मनभावन मुखाकृति। ऐसा लगता था मानो कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो और उससे दृष्टि हटाना असंभव हो। चित्र में वे दोनों इतने पूर्ण और अद्वितीय लग रहे थे कि मानो वास्तविक न हो। ये तुम्हारे माता पिता हैं। दुर्भाग्य से तुम्हारे जन्म के कुछ समय बाद ही उनका देहांत हो गया। धीरज जी का स्वर धीमा था और उसमें स्पष्ट पश्चाताप झलक रहा था। निया स्तब्ध रह गई। अब उसे समझ आया कि क्यों सिद्धांत जी और अन्य लोग सदा उन्हें उसके पिता होने के संबंध को नकारते रहे। इतने पूर्ण और सुंदर दंपति की संतान इतनी साधारण कैसे हो सकती थी? निया स्वयं भी अपने अस्तित्व को लेकर संशय में पड़ गई। फिर सिद्धांत जी और निशा के पति की बात ही क्या थी? मैं तो उनसे बिल्कुल नहीं मिलती, निया ने धीरे से कहा। धीरज जी मुस्कुराए। रूप रंग भले न मिला हो, पर जब तुम स्वस्थ होने के बाद मुस्कुराईं, तो मुझे तुम्हारे पिता की छवि दिखी। निया ने अपने सामान्य चेहरे को छूकर देखा। उसे विश्वास करना कठिन लग रहा था कि उसकी मुस्कान उस चित्र वाले पुरुष जैसी हो सकती है। उसका रूप तो जैसे किसी बदसूरत बत्तख शावक जैसा था, और चित्र में वे दोनों मानो दिव्य हंस हों। यदि यह वंशानुगत परिवर्तन भी था, तो क्या यह कुछ अधिक ही असामान्य नहीं था? उस युग में रूप सुधार का कोई उपाय नहीं था, फिर भी वे दोनों इतने पूर्ण दिखते थे। यदि वह सच में उनकी बेटी थी, तो उसका रूप इतना कुरूप क्यों था? निया ने होंठ भींच लिए। शायद विधाता को उससे कोई विशेष स्नेह नहीं था। इतने अद्भुत माता पिता होते हुए भी उसका रूप ऐसा निकला। उसे लगा मानो वह किसी तरह उन्हें निराश कर रही हो। तुम्हारे पिता मेरे सबसे छोटे पुत्र थे और मेरे गर्व का कारण भी। मैंने सोचा था कि यदि कभी जटायु जागृत हुआ तो वही उसका स्वामी बनेगा। वह शारीरिक साधना में विलक्षण और अत्यंत प्रतिभाशाली था। लोग अर्णव को इस शताब्दी का दुर्लभ प्रतिभाशाली युवक कहते हैं, पर वह भी तुम्हारे पिता की बराबरी नहीं कर सकता। धीरज जी निया के पीछे खड़े होकर उस चित्र में अपने पुत्र को देख रहे थे, अपने उस पुत्र को जिस पर उन्हें सबसे अधिक गर्व था। इतने वर्षों बाद भी उनकी आंखों में पीड़ा की हल्की छाया साफ दिखाई दे रही थी। और निया को पहली बार एहसास हुआ कि धीरज जी का कठोर हृदय उतना कठोर नहीं था जितना संसार समझता था। पर क्या उसके माता पिता की मृत्यु के पीछे भी कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिसे अब तक किसी ने उजागर नहीं किया? अगर उसके पास ताकत हुई तो वह जरूर इस सच के पीछे जाएगी।
लेकिन अब उसे सिर्फ खुद को ताकतवर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना था। चैप्टर रीडर_कंटेंट_पेजर। जिम्मेदार की जिम्मेदारी। निया को उसे तस्वीर को इतने गौर से निहारते देख धीरज जी ने धीरे धीरे उससे कुछ बताना शुरू कर दिया। उस वर्ष तुम्हारे माता पिता की मृत्यु अत्यंत विचित्र परिस्थितियों में हुई थी, और जब लोग तुम्हें वापस यहाँ लेकर आए तब उन्होंने बताया कि तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि तुम जीवन भर न तो शारीरिक साधना कर पाओगी न जादू सीख सकोगी। उस समय जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरा हृदय भारी हो गया था। मैं हमारे परिवार के भीतर चल रहे संघर्षों को सबसे अधिक जानता हूँ। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सहारे नहीं रहे, इसलिए शायद यह तुम्हारे लिए अच्छा ही था कि तुम जादू या शारीरिक साधना नहीं कर सकती थी। धीरज जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। निया ने धीरे से सिर हिलाया। वह धीरज जी के शब्दों के पीछे छिपा अर्थ समझ चुकी थी। परिवार के भीतर कितने ही आंतरिक विवाद थे, विशेषकर सिद्धांत जी और निशा के पति के बीच। यदि उसके पास कोई प्रतिभा होती तो माता पिता के संरक्षण के बिना वे चुपचाप उसे रास्ते से हटा भी सकते थे। भले ही धीरज जी उसे बचाने का प्रयास करते, पर वे अब वृद्ध हो चुके थे। यदि उनके बाद वह अकेली रह जाती तो निशा के पति और अन्य लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। धीरज जी की बातों ने निया के मन में उठते सारे संदेह दूर कर दिए। धीरज जी ने उसे दूर रखा, उसकी उपेक्षा की, पर वह सब उसे सुरक्षित रखने के लिए था। वह तभी सुरक्षित थी जब किसी की दृष्टि उस पर न टिके। अमन जी का गुप्त रूप से उसकी देखभाल करना भी अवश्य धीरज जी की ही व्यवस्था रही होगी। यहाँ तक कि सिद्धार्थ जी का उसके प्रति स्नेह भी संभवतः उन्हीं की प्रेरणा से रहा हो। आखिर धीरज जी स्वयं खुले रूप में उसका पक्ष नहीं ले सकते थे। शायद इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ जी, जिनमें जटायु परिवार का रक्त नहीं था, को उसकी सुरक्षा के लिए आगे किया। निया की आंखों में अनायास आंसू भर आए। वह प्रभावशाली वृद्ध पुरुष, जो बाहर से कठोर दिखता था, भीतर ही भीतर उसके भविष्य के लिए योजनाएं बनाता रहा था। यदि धीरज जी ने जानबूझकर यह सब न किया होता तो शायद वह आज तक जीवित भी न रहती। निया ने कभी पारिवारिक स्नेह का अनुभव नहीं किया था, इसलिए उसके लिए अपनी भावनाएं व्यक्त करना कठिन था। वह मानो कोई आवारा प्राणी थी जिसे एक कोने में छोड़ दिया गया हो, और अचानक उसे यह एहसास हुआ कि कोई हमेशा से उसे चुपचाप पालता और संभालता रहा है। वह धीरज जी की चिंता को समझ चुकी थी। जितना अधिक वह उनके इरादों को समझती गई, उतना ही उसका मन उनके प्रति स्नेह से भरता गया। वह एक मूर्ख और निकम्मी समझी जाने वाली लड़की थी, जो अपने पिता विहान मल्होत्रा से तनिक भी नहीं मिलती थी। फिर भी धीरज जी ने उसे बचाने के लिए कितनी सावधानी बरती। अपने जीवन में पहली बार निया निःशब्द रह गई। वह निर्दयी नहीं थी, बस उसके पिछले जीवन में उसे कभी इंसान की तरह नहीं माना गया था। वह केवल एक संगठन का औजार थी। वहां जिन सहकर्मियों को वह जानती थी, वे केवल उसके प्रतिद्वंद्वी थे। छल और विश्वासघात उसके जीवन का हिस्सा रहे थे। इस नए जीवन में पहली बार उसे सिद्धार्थ जी के स्नेह से कुछ ऊष्मा मिली थी। दादाजी। यह पहली बार था जब निया ने सच्चे मन से धीरज जी को पुकारा। भले ही वह इस शरीर की वास्तविक स्वामिनी न हो, पर जब उसे यह जीवन मिला है तो वह स्वयं को पूर्व निया का रूप मानेगी। धीरज जी की आंखों में भी आंसू झिलमिलाने लगे। संतोष से सिर हिलाते हुए उन्होंने अपनी पोती के सिर पर हाथ फेरा और कोमल स्वर में बोले, इन वर्षों में तुम्हें बहुत सहना पड़ा। मुझे खुशी है कि तुम स्वस्थ हो गई हो और तुम्हें जटायु मिला है। इसका अर्थ है कि अब मुझे यह चिंता नहीं करनी होगी कि कोई तुम्हें सताएगा। जब तक मैं जीवित हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। आरंभ में धीरज जी चाहते थे कि उनकी पोती साधारण और निश्चिंत जीवन जिए, पर नियति ने जैसे उनसे एक खेल खेला और निया की बुद्धि लौटा दी। अब उन्होंने ठान लिया था कि जो आशाएं उन्होंने अपने पुत्र विहान से बांधी थी, वे अब इस पोती पर रखेंगे। निया, अब जब तुम स्वस्थ हो चुकी हो,
तो कुछ बातें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी हैं। दादाजी, कृपया कहिए। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया, और जो रहस्य अब उजागर होने वाला था, वह शायद निया के जीवन की दिशा ही बदल देने वाला था। निया की मां से जुड़ा एक राज। दादाजी ने निया को बड़े ध्यान से कहा कि अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूं उसे बड़े गौर से सुना बेटा। इतना कहकर उन्होंने बड़े शांत नजर से दुनिया की तरफ देखा। निया ने भी किसी समझदार की तरह अपना सर हिलाया। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। चाहे जितना भी तुम्हारी चिंता करूं, पर मेरे पास अधिक समय शेष नहीं है। अब जबकि तुम्हें जटायु मिल चुका है, तुम्हारे चाचा खुलकर तुम्हें उकसाने का साहस नहीं करेंगे, पर फिर भी तुम्हें स्वयं की रक्षा करना आना चाहिए। पांचों महान कुल ऊपर से भले ही मेलजोल का दिखावा करते हों, पर भीतर के संबंध इतने सरल नहीं है। जब पांचों पौराणिक पशु निद्रा में थे, तभी से हमारे संबंध और बिगड़ गए। यदि तुम्हें भविष्य में प्रमुख का पद संभालना है, तो आत्मसुरक्षा का कौशल आवश्यक है। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए महाशक्तिशाली शौर्य अकादमी प्रवेश की व्यवस्था की है। वहां तुम्हें मन लगाकर अध्ययन करना होगा। धीरज जी की भौहें सिकुड़ी हुई थीं। भविष्य को लेकर उनके मन में अब भी अनेक चिंताएं थीं। सौभाग्य से उनकी पोती की बुद्धि लौट आई थी और वह बिना कहे भी बहुत सी बातें समझ सकती थी। पर मुझे तो औषधि विद्या के बारे में कुछ भी नहीं पता, निया ने हल्की चिंता के साथ कहा। वह जादू और शारीरिक साधना दोनों का अभ्यास कर सकती थी, पर औषधि निर्माण के विषय में उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था। उसकी समझ बस इतनी थी कि भेस बदलने वाले कुछ साधारण पोषण कितने महंगे बिकते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें असंभव कार्य करने को नहीं कहूंगा। धीरज जी ने कोमल मुस्कान के साथ चित्र में बनी उस सुंदर स्त्री की ओर संकेत किया। संसार तुम्हारी मां के रूप की चर्चा करता था, पर किसी को यह ज्ञात नहीं था कि वो एक उच्च स्तर की शक्तिशाली औषधि निर्माता भी थी। क्या? निया स्तब्ध रह गई। उसकी दृष्टि फिर से उस चित्र की ओर गई। वह उस सुंदर स्त्री को देखती रही और अभी अभी सुनी बात को मन में उतारने लगी। तुम्हारी मां का परिवार अत्यंत रहस्यमय था। जब वह रंगून साम्राज्य में प्रकट हुई थीं, तो अपने रूप के कारण उन्होंने असंख्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उस समय जब तुम्हारे पिता विहान उनसे मिले, तो मैंने भी किसी को उनके परिचय की जांच के लिए भेजा था, पर कुछ पता नहीं चला। बाद में तुम्हारे पिता ने उनसे विवाह पर आग्रह किया और मैंने विरोध नहीं किया। विवाह के पश्चात तुम्हारी मां स्वयं मेरे पास आईं और बताया कि वह एक उच्च स्तर की औषधि निर्माता है, पर उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि इसे गुप्त रखा जाए। वह चुपचाप हमारे परिवार के लिए पोषण तैयार करती रहीं। विवाह के बाद जटायु परिवार के पास पोषण की आपूर्ति अन्य 4 परिवारों से कहीं अधिक होने लगी थी। तब यह अफवाह फैली थी कि जटायु परिवार के पास कोई गुप्त उच्च स्तर का औषधि निर्माता है, पर किसी को यह पता नहीं था कि वह तो इस घर में नई नई आई गृहलक्ष्मी ही थी। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी मां का परिवार साधारण नहीं था, पर उनके निधन के बाद भी वहां से कोई हलचल नहीं हुई। तुम उनकी बेटी हो, स्वाभाविक है कि उनकी प्रतिभा तुम्हें मिली हो। शायद इसी कारण तुम जादू या शारीरिक साधना नहीं कर पाई, धीरज जी ने गंभीर स्वर में कहा। जो भी हो, शौर्य अकादमी में तुम्हें मन लगाकर सीखना होगा। यदि तुम्हें अपनी मां की प्रतिभा मिली है तो यह उत्तम होगा, और यदि नहीं भी मिला तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं कोई और उपाय सोचूंगा। अब धीरज जी के हाथ उतने बंधे नहीं थे। निया जटायु की स्वामिनी थी, कम से कम परिवार के अन्य लोग उसकी सुरक्षा को सीधा खतरा नहीं पहुंचा सकते थे। अब वह उसके लिए और भी व्यवस्थाएं कर सकते थे। निया की नाक भर आई। धीरज जी ने उसके लिए जो भी किया, वह सब उसकी भलाई के लिए था। हर उपाय, हर योजना, बस उसकी रक्षा के लिए। अच्छा, अब तुम अपने कमरे में लौट जाओ। इन दिनों विश्राम करो। कुछ दिनों बाद मैं सिद्धार्थ को कहूंगा कि वे तुम्हें परिवार के कार्यों से परिचित कराए। धीरज जी ने भावनाओं से भीगी उस बालिका के कंधे पर हाथ रखा और स्नेहपूर्वक उसे विदा किया। कमरे से बाहर निकलते समय निया के मन में अनेक विचार उमड़ रहे थे। उसकी मां का रहस्यमय परिवार, उनकी अकस्मात मृत्यु, और अब ये शौर्य अकादमी की नई राह, जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। क्या यह सब केवल संयोग था, या किसी बहुत बड़े रहस्य की परतें अब धीरे धीरे खुलने वाली थीं? क्या उसका सफल और भी ज्यादा खतरों से भरने वाला था, यह उतना ही रोमांच और मजे से? क्या था उसकी मां की परिवार के पीछे का राज?
आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर देवों और दानवों की लड़ाई का संबंध निया से कैसे। धीरज जी अपने कक्ष में अकेले प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली, कुर्सी पर बैठ गए और उनकी दृष्टि कमरे में लगे पर्दे के पीछे की ओर उठी। तुम्हें पहले से पता था कि यदि निया लावा घाटी जाएगी तो जटायु उसे ही चुनेगा। क्या इसी कारण तुमने जोर देकर कहा था कि मैं उसे भी उम्मीदवार के रूप में भेजूं? धीरज जी ने मानो खाली कमरे से प्रश्न किया। मुझे पता था या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब जबकि जटायु लौट आया है और साथ ही आपने अपनी पोती की भी रक्षा कर ली है, क्या यह पर्याप्त नहीं? एक कोमल स्वर गुंजा और हल्के नीले वस्त्रों में सिद्धार्थ पर्दे के पीछे से धीरे धीरे बाहर आए। उनके सामान्य सौम्य स्वभाव की जगह इस समय उनकी दृष्टि शीतल और कठोर थी। तुम सही कहते हो, यह पर्याप्त है, धीरज जी ने सिर हिलाया। तो फिर इतना ही काफी होना चाहिए। शौर्य अकादमी में आवश्यक व्यवस्थाएं करा दो। जब तक वह एडमिशन लेके उसकी जगह पक्की न हो जाए, जटायु परिवार के अतिरिक्त किसी को भी उसकी जानकारी न मिले। सिद्धार्थ जी की दृष्टि में एक अजीब सी उदासीनता थी, वह सामान्य सम्मान से बिल्कुल भिन्न जो वे प्रायः धीरज जी के प्रति प्रदर्शित करते थे। धीरज जी ने उनके इस बदले रूप को देखा, पर ऐसा लगा मानो उनके लिए यह नई बात नहीं थी। जितना सिद्धार्थ वाक्य के सामने धीरज को सम्मान दे रहे थे, इस वक्त वह सम्मान कहीं गायब था। इसका मतलब साफ था, सिद्धार्थ कोई मामूली पहचान का व्यक्ति नहीं था। तो फिर क्यों गोद लिया बेटा बनकर परिवार में घूमता रहता? निया का नाम जटायु के उम्मीदवारों में जोड़ना कोई आकस्मिक निर्णय नहीं था। यह उसी युवक के आग्रह पर लिया गया था। क्या तुम्हें भय है कि बाकी परिवार कोई कदम उठाएंगे? सिद्धार्थ जी ने सिर हिलाया। जब तक वह स्वयं की रक्षा करने योग्य न हो जाए, मैं किसी को भी उसे क्षति पहुंचाने नहीं दूंगा। अपने कक्ष में लौटकर निया कुर्सी पर बैठी थी। वैसे औषधि निर्माण का यह चयन तुम्हें कैसा लगता है? वह धीरज जी के सुझाव के विषय में सोच रही थी। उनके कार्यों ने उसे भावुक किया था, पर वो अभी अपनी जादू और शारीरिक साधना की शक्ति प्रकट करने का इरादा नहीं रखती थी। उसकी शक्ति अभी पर्याप्त नहीं थी। यदि वो खुद को बहुत जल्दी उजागर कर देती तो शत्रुओं को उसकी पराजय की योजना बनाने का अधिक समय मिल जाता। जटायु पलंग पर लेटा था। कुछ विश्राम के बाद उसकी ऊर्जा कुछ लौट आई थी और उसके चेहरे पर उसका स्वाभाविक अहंकार भी लौट आया था। औषधि निर्माता बनना बुरा विकल्प नहीं है, पर सवाल यह है कि क्या तुम्हारे पास उसे सीखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है? उसने निया के सशक्त बनने के प्रयास पर गहरी दृष्टि रखी हुई थी। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुख्य बात तो सील हटाना है, बाकी सब संभाला जा सकता है। निया को अपनी स्थिति का कुछ एहसास था। जैसे ही उसकी सील हटेगी, वह मानो रॉकेट की तरह उन्नति करेगी। इसलिए उसे जादू और शारीरिक साधना के अभ्यास के समय की चिंता नहीं थी, बल्कि लाभदायक प्रतीत होने वाला औषधि का व्यवसाय उसके लिए अधिक आकर्षक था। तो प्रयास करके देखो। पर साधारण औषधि निर्माता का कोई विशेष उपयोग नहीं। केवल उच्च स्तर का औषधि निर्माता ही इस पेशे का वास्तविक लाभ उठा सकता है। जालिम ने गंभीर विश्लेषण के बाद कहा। रुको। अब तक बिस्तर पर मृतक की तरह पड़े जटायु अचानक उछलकर बैठ गया। तुमने अभी सील की बात की? कैसी सील? निया ने उसकी ओर देखा और अपनी आस्तीन मोड़कर भुजा पर अंकित 7 परत वाली चंद्र मुहर दिखा दी। 7 सितारा चंद्र सील। जटायु के चेहरे पर आश्चर्य स्पष्ट था। छोटी लड़की, तुमने ऐसा क्या अपराध किया कि किसी ने तुम पर इतनी शक्तिशाली सील लगाने का कष्ट उठाया? और उसकी यह बात सुनकर निया ने उलझन में उसे देखा। प्रतीत होता था कि वह भी इस मुहर के विषय में जानता है। तुम इसे पहचानते हो? जटायु ने तिरस्कार से नाक सिकोड़ते हुए कहा। निश्चित ही। मैं कम से कम 10,000 वर्षों से जीवित हूं। यह 7 सितारा चंद्र मुहर लगभग 1000 वर्ष पूर्व देवताओं और दानवों की युद्ध के समय बनाई गई थी। इसका प्रयोग दोनों पक्षों द्वारा बंदी बनाए गए शक्तिशाली युद्ध देवताओं की शक्ति को सील करने के लिए किया जाता था। तुम तो केवल एक साधारण मनुष्य हो, फिर तुम्हारी शक्ति दबाने के लिए इतनी प्रबल मुहर क्यों लगाई गई? कक्ष में एक गहरा मौन छा गया।
देव और दानवों का युद्ध। युद्ध देवताओं को बांधने वाली मुहर, और वही मुहर उसके शरीर पर। क्या उसका जन्म वास्तव में साधारण था, या उसके अस्तित्व के पीछे कोई और भी बड़ा रहस्य छिपा था? आखिर किस तरह की थी ये सील? आखिर क्या राज जुड़ा था इसका देवों और दानवों से? हर पत्ता खुलते ही एक अलग राज बयां कर रहा है। आखिर कितने राज छुपे हैं इस निया के अंदर? आगे इस कहानी में क्या होगा जाने के लिए बने रहे मेरे साथ। राजमहल के खजाने की हुई चोरी। जटायु की बात सुनते ही नहीं आप पूरी तरह से इस शब्द रह गई। उसे उसकी बात से जुड़ा रहस्य एक तरह से समझ भी आ रहा था और एक तरह से बुरी तरह अजीब भी लग रहा था। यह किसी भी तरह से सत्य होने का कोई संबंध तो नहीं था, क्योंकि वह एक बहुत ही छोटे परिवार से थी। देवों और दोनों से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, और शक्ति कैद करने के लिए सिर्फ उसके अंदर शक्ति थी ही कहा। वह तो जालिम की मेहरबानी थी कि वह कुछ हद तक ताकतवर बन पाई थी, वरना इस शरीर की पहली मालकिन कब की मर चुकी थी। 1000 साल पहले निया खाली निगाहों से सामने देखने लगी। उसे भला उस मुहर की उत्पत्ति के बारे में कैसे पता होता? अगर जालिम ने उसे न बताया होता तो शायद उसे यह भी मालूम न होता कि उसके शरीर पर कोई मुहर लगी है। हाँ, सही कहा। 7 सितारा मून सील देव जाति के देव सम्राट ने दानव जाति से निपटने के लिए बनाई थी, मगर किसी तरह दानव जाति ने इस आविष्कार को चुरा लिया। इसलिए दोनों जातियों ने एक ही मुहर का इस्तेमाल किया। इस बार जालिम और जटायु की बात एक जैसी थी, जो बहुत कम होता था। शुरुआत में मैं भी हैरान था कि ऐसी मुहर किसी इंसान पर क्यों दिखाई दे। निया का दिमाग उलझ गया। दोनों ने एक साथ इतनी बातें बता दी थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि किसे पहले समझे। जब तेरे ऊपर यह मुहर है तो इसका मतलब है कि तेरे भीतर अभी से कहीं ज्यादा शक्ति छुपी हुई है। मुझे यकीन है जैसे ही 7 स्टार मून सील खुलेगी तू सच में मेरे लिए योग्य स्वामी बनेगी। जटायु की आंखों में चमक थी। वह कोई साधारण मालिक नहीं चाहता था जो उसके दिव्य अस्तित्व पर धब्बा बने। जालिम मेरी मदद करेगा इस मुहर को खोलने में, लेकिन उससे पहले मुझे एक और काम पूरा करना है। निया को याद आया कि उसके पास अभी भी निम्न स्तर के दानव बिस्ट के आखिरी कोर की कमी है। लावा घाटी की यात्रा ने उसकी योजना को थोड़ा रोक दिया था, और जब तक देवभूमि का वह संत राजधानी में था तब तक राजमहल में घुसना आसान नहीं था। वह 7 स्टार मून सील खोल सकता है। जटायु सचमुच चौंक गया। उसकी जानकारी में ऐसे लोग बहुत ही कम बचे थे जो यह मुहर तोड़ सकें, और उनमें से अधिकतर देवदानव युद्ध में हजारों साल पहले मारे जा चुके थे। निया ने शांत भाव से सिर हिला दिया। अब जटायु की जिज्ञासा और बढ़ गई थी कि आखिर जालिम है कौन, लेकिन निया के पास उसकी जिज्ञासा शांत करने का समय नहीं था। वह बेचैन थी आखिरी दानव बिस्ट को इकट्ठा करने के लिए, ताकि जालिम दूसरी परत की मुहर खोल सके। वह चाहती थी कि शारीरिक साधना को 6ठे स्तर तक पहुंचा ले, इससे पहले कि वह शौर्य एकेडमी में दाखिल हो। जल्द ही उसे मौका मिल गया। संत के आगमन ने राजधानी के सभी कुलीन घरानों में हलचल मचा दी थी। चारों महान परिवारों में बेचैनी थी, क्योंकि सब जानते थे देवभूमि से आया संत ही दिव्य जीवों को जगा सकता है। कुछ ही दिनों में वह संत श्वेत बाघ परिवार के यहाँ आमंत्रित होकर चला गया। निया ने जैसे ही यह खबर सुनी कि संत श्वेत बाघ परिवार की ओर गया है, उसने समझ लिया यही सही समय है। अंधेरी और तूफानी रात थी। एक निर्दयी सी छोटी चोरनी जो काफी समय से शांत बैठी थी, आखिर हरकत में आ गई। इस बार उसके निशाने पर था कड़ी सुरक्षा में घिरा राजमहल। निया बेहद सावधान थी। उसने कोई भी ऐसी कीमती वस्तु नहीं उठाई जिस पर कोई विशेष निशान हो। उस रात उसका मकसद साफ था, सिर्फ ठोस सोना। वह सीधे रंगून साम्राज्य के खजाने में घुसी और जितने सोने के सिक्के उसकी जादुई अंगूठी में समा सकते थे, सब बेरहमी से समेट लिए। उसे पता था कि नीलामी घर की प्रतिष्ठा सम्राट के लिए मायने नहीं रखेगी। चोरी का पता चलते ही पूरे राज्य में तलाशी शुरू हो जाएगी।
इसलिए उसने सोने चांदी के बर्तन या गहने छूना भी ठीक नहीं समझा जो उसकी पहचान खोल सकते थे। लेकिन जब वह भीतर पहुंची तो उसकी आंखें फैल गईं। रंगून साम्राज्य का खजाना सच में ठसाठस भरा हुआ था। उसने अपनी जादुई अंगूठी को पूरी तरह भरने की कोशिश की, सोने के सिक्कों से लबालब। वह भंडारण स्थान पूरे 100 घन मीटर का था। खुद निया को अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि उसके पास कितना सोना जमा हो चुका है। फिर भी जो कुछ उसने उठाया था वह पूरे खजाने का बस 10वां हिस्सा ही था। और जब वह रात की परछाइयों में गुम हो रही थी, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस हरकत ने राजधानी में कैसी आंधी खड़ी करने वाली है और अगली सुबह कौन सी खबर पूरे साम्राज्य को हिला देगी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। चैप्टर दूसरी लक खुलने के बाद हो गया चमत्कार। तब तक हमने देखा कि कैसे निया को जटायु से सील के बारे में जानकारी मिली। जालिम से भी सील की बहुत सी जानकारी मिली थी। इसलिए संत के जाने के बाद उसने राजघराने पर हमला करने क्या फैसला किया। चारों घरों को लूटने के बाद किसी ने अपनी इज्जत पर कीचड़ न उछाल जाए इसलिए चोरी की बात सामने नहीं लाई थी। इसलिए किसी को पता नहीं था कि चारों परिवार लूट चुके थे और राजघराना उन्हें तो ऐसे किसी डर की जरूरत ही नहीं थी। कोई सपने में भी नहीं सोचेगा कि किसी में इतनी हिम्मत होगी कि राजघराने की छोटी से छोटी चीज पर भी हाथ साफ करें। लेकिन उन्हें कौन बताया कि एक कर उनके धन पर नजर गड़ाए बैठा था, जिसके लिए गुरूर, ईमानदारी ऐसी चीज ज्यादा मायने नहीं रखती थी। इस दुनिया से नहीं थी, इसलिए यहाँ पर जिंदा रहना ही उसकी जरूरत थी। अब आगे निया अपना काम धर चुकी थी। खजाने में उसे कुछ ऐसी चीजें भी मिल गईं जिनकी उसे जान से ज्यादा जरूरत थी। कुल मिलाकर 700 से ज्यादा हाईग्रेड दानव बिस्टकोर। इतनी संख्या शायद पूरे रंगून साम्राज्य में मौजूद सभी हाईग्रेड दानव बिस्टकोर का आधा हिस्सा थी। स्वाभाविक ही था, निया इतनी बड़ी किस्मत को हाथ से जाने नहीं देने वाली थी। उसने तुरंत कुछ सोने के सिक्के बाहर निकाले और उन सैकड़ों हाईग्रेड दानव बिस्टकोर को जबरदस्ती जादुई अंगूठी में ठूंस दिया। जब अंगूठी पूरी तरह भर गई तो निया ने अपनी आस्तीन झाड़ी और चुपचाप खजाने से निकल गई। अब बस कल्पना ही की जा सकती थी कि जब सम्राट राज्य के खजाने की जांच करने आएगा और उसे एकदम खाली कमरा मिलेगा तो उसके चेहरे के रंग क्या होंगे। उस छोटी सी सैर से लौटने के बाद अगली सुबह निया ने लोग्रेड भेस बदलने का पोषण पिया और किरीन नीलामी गृह पहुंची। जैसे ही किरव ने उस जाने पहचाने ग्राहक को देखा, उसने उस छोटे लड़के का स्वागत किया और वह किसी भी सोने चांदी या कीमती सामान को लेने के लिए तैयार था। अगर कोई और पूछता तो वह यही कह देता कि उनका नीलामी घर अब शाही और लग्जरी सामान का साइड काम भी करता है। लेकिन इस बार निया बेचने के लिए कुछ भी नहीं लाई थी। वह सिर्फ भारी रकम लेकर आई थी और उसने किरण को आदेश दिया कि वह उसके लिए और ज्यादा लोग्रेड दानव बिस्टकोर खरीदता रहे। उसने इस काम को लंबे समय तक चलाने के लिए पहले से ही बड़ी रकम दे दी थी। किरव अब भी यह समझ नहीं पा रहा था कि उस छोटे लड़के को इतने सारे दानव बिस्टकोर आखिर चाहिए क्यों। फिर भी पैसों के दम पर काम करना आसान था। 2 दिनों से भी कम समय में किरण ने निया को चाहिए आखिरी खेप के लोग्रेड दानव बिस्टकोर खरीद लिए। अपने कमरे में लौटने के बाद निया ने जालिम की ओर से उन हजारों लोग्रेड दानव बिस्टकोर को दे दिया। जैसे ही उसने आखिरी दानव बिस्टकोर दिया किया, उसके दिमाग में अचानक एक धुंधली सी आकृति उभरी। फिर उस धुंधली आकृति से जालिम की आवाज आई, अब तुम्हारे ऊपर लगी सील की दूसरी परत खोलने का समय आ गया है। निया चौंक गई। क्या दानव बिस्टकोर ने जालिम की ताकत और उसका शरीर वापस पाने में मदद कर दी थी? यह सिर्फ मानसिक आभास है। मेरी शरीर को दोबारा बनाना इतना आसान नहीं है, जालिम ने उसके मन में उठे सवाल का जवाब दिया। इस दौरान जटायु पूरे परिवार से मिल रहे सम्मान का मजा ले रहा था। वह आलस से कुर्सी पर पालथी मारकर बैठा था और निया की बाह पर बने 7 स्टार मून सील में आ रहे धीरे धीरे बदलाव को देख रहा था।
दूसरी सील खोलने में पूरी एक रात लग गई। अगले दिन जब निया की नींद खुली तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे नदी से घसीटकर बाहर निकाला गया हो। वह सिर से पांव तक भीगी हुई थी। पानी काफी गंदा था। यह महसूस होते ही उसने तुरंत एक नौकरानी को बुलाकर स्नान की तैयारी करने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही नौकरानी ने निया को देखा, वह एकदम सन्न रह गई। वह कमरे के अंदर तक चली आई, मानो निया को ठीक से देखना चाहती हो। उसका यह व्यवहार देखकर निया कुछ कह ही नहीं पाई। आखिरकार आदेश मिलने पर नौकरानी होश में आई और कमरे से बाहर चली गई। इसे क्या हो गया था? क्या पानी लाना इतना मुश्किल काम है? निया नौकरानी के रवैये से हैरान थी। इसी दौरान जटायु भी जाग गया। वह उठकर आंखें मल ही रहा था कि जैसे ही उसकी नजर सामने खड़ी निया पर पड़ी, वह पूरी तरह चौंक गया। रेशम जैसी कोमल और उजली त्वचा, उभरी हुई नाक, स्वाभाविक गुलाबी होंठ और चमकदार आंखें, जो हर पलक झपकने के साथ और भी जीवंत लग रही थी, मानो बोल उठेंगी। अगर उसका निया से मानसिक संबंध न जुड़ा होता तो वह कभी यकीन नहीं करता कि उसके सामने खड़ी यह खूबसूरत लड़की वही कभी की बदसूरत सी निया है। और ठीक उसी पल निया को भी यह एहसास होने लगा कि दूसरी सील खुलने के बाद सिर्फ उसकी ताकत ही नहीं, उसकी जिंदगी भी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। लेकिन असली तूफान तो अभी शुरू ही नहीं हुआ था। क्या निया की बदसूरत होने के पीछे की वजह वह सेल थी? कहानी आखिर क्या मोड़ लेने वाली?